हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सोम के प्रीवियस लेक्चर में आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के दो मेथड पढ़ लिए थे, जो कि आपके डबल इंटीग्रेशन और मैकॉले मेथड थे। अब इस लेक्चर में आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के दो और मेथड देखेंगे, जो कि एरिया मूवमेंट मेथड एंड कॉन्जुगेट बीम मेथड है। ये मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स। तो दो मेथड्स जो हैं आप पढ़ चुके हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के। अब नेक्स्ट मेथड आपका आता है एरिया मोमेंट मेथड। तो आपने जब डबल इंटीग्रेशन और मैकॉले मेथड पढ़े थे, तो आपको ये पता था कि वो मेथड एप्लीकेबल हैं तब जब आपका सेक्शन सिर्फ प्रिज्मेटिक है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ईआई की वैल्यू पूरी बीम में कांस्टेंट है, तब जाके आपने जो है डबल इंटीग्रेशन या मैकॉले मेथड का को अप्लाई कर पाए थे। लेकिन एरिया मूवमेंट मेथड क्या है, ये एप्लीकेबल है प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए भी एंड नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन, दोनों टाइप के सेक्शंस के लिए ये मेथड जो है एप्लीकेबल है। अगर किसी भी टाइप का सेक्शन है, चाहे ईआई की वैल्यू पूरी बीम में कांस्टेंट ना भी हो, तो भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, मोस्ट यूज़फुल रहता है या मोस्ट सुइटेबल रहता है कि जब आपको कर्वेचर डायग्राम जो है, कर्वेचर डायग्राम, या आप ये कह सकते हैं कर्वेचर मतलब होता है एम अपॉन ई आई। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम जो है अगर आपको पता है, आप इजीली बना सकते हैं। एंड सी जी ऑफ कर्वेचर डायग्राम, सी जी जो है एम बाई ई आई डायग्राम की अगर आपको पता है, यानी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये डायग्राम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के एम बाई ई आई डायग्राम अगर आप बना सकते हैं, तभी आप इस मेथड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ये मेथड आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेथड आप तभी सबसे ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ ज़ीरो स्लोप एंड ज़ीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि वो पॉइंट अगर आपको पॉइंट ऑफ ज़ीरो स्लोप एंड पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन जो है वो आपको अगर पता हो, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको पता है जहाँ पर ज़ीरो स्लोप और ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है। आप इजीली जो है वहाँ पर इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। जैसे कि ज़ीरो स्लोप और ज़ीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या होगा, जैसे कि फिक्स सपोर्ट। अगर कहीं पर फिक्स सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि कैंटिलीवर बीम है, तो उस बीम के लिए आप इजीली एरिया मूवमेंट मेथड की हेल्प से जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि सपोज कोई कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें फ्री एंड पर जो है एक लोड लग रहा है, ये पॉइंट बी है और ये फिक्स सपोर्ट ए है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है एल है। तो अगर आप इनका एम बाई ई आई डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी कि मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर मोमेंट कितना आ रहा होगा, पी एल। तो एम बाई ई आई बनाना है, यानी डिवाइडेड बाई ई आई कर देंगे, ये लेंथ आपकी एल है, तो ये आपका हो जाएगा एम बाई ई आई डायग्राम। तो इसका आप इजीली एम बाई ई आई डायग्राम बना सकते हैं और इसकी सी जी भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज कोई क्रॉस सेक्शन जो है, सपोज एक्स एक्स एक सेक्शन ले लिया आपने। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स हो गया यहाँ पर, और ये पॉइंट जो है आपका बी है, ये ओवरऑल लेंथ है एल। तो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट एक्स है। तो सपोज अगर आप इसका डिफ्लेक्शन कर्व देखें, तो कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, यानी इस पॉइंट पे स्लोप आपको फ्री एंड पर स्लोप फाइंड करना है। तो सपोज अगर आपने थीटा जो है स्लोप जो है अगर आपने फाइंड किया चेंज इन स्लोप फ्रॉम एक्स टू बी, यानी ये एक्स पॉइंट माना, और आपने देखा कि यहाँ से जो बी पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने स्लोप में डिफरेंस देखा, यानी एक्स और बी में जो स्लोप में डिफरेंस है वो सपोज थीटा एक्स बी है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाद वाला टर्म होता है वो पहले लिखते हैं, थीटा वी माइनस थीटा एक्स। तो ये आपका चेंज इन स्लोप कहलाता है। तो एरिया मूवमेंट मेथड ये कहता है कि जो चेंज इन स्लोप है दो पॉइंट्स के बीच में, वो होता है इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन एक्स एंड बी, यानी उन दो पॉइंट्स के बीच में जो एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया है, वो आपका कहलाता है चेंज इन स्लोप बिटवीन एक्स एंड बी। ठीक है, अब आपको पता है कि सपोज फ्री एंड पे आपको क्वेश्चन में स्लोप पूछा गया है, तो फ्री एंड पे स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा बी,
लेकिन उसके लिए एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा। तो सपोज ये आप इजिली ट्रायंगल है कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इसका एरिया ए एक्स है, ठीक है, तो आपको पता है ये ए एक्स हो गया और थीटा बी माइनस थीटा एक्स। लेकिन थीटा बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको थीटा एक्स यानी एक्स पॉइंट पे भी स्लोप चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो होती तो आप इजिली थीटा बी की वैल्यू निकाल सकते थे। तो आपने क्या किया, जो सेकंड पॉइंट चूज किया यानी जो रेफरेंस पॉइंट है इस पर तो निकालना ही है आपको स्लोप। तो रेफरेंस पॉइंट जो है सपोज वो आपने चूज कर लिया ए है, यानी कि जो कि आपका कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। तो आपको पता है कि ऐसा पॉइंट आप चूज करें जिससे कि ये वैल्यू जीरो हो जाए तो आप इजीली जो है स्लोप फ्री एंड पे निकाल सकते हैं। तो सपोज ये पॉइंट आपने ए चूज कर लिया, तो अब ए और बी के बीच में जो चेंज इन स्लोप होगा वो क्या होगा, थीटा ए बी, यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, थीटा बी माइनस थीटा ए। तो आपको पता है कि ए जो है फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो चेंज इन स्लोप होता है ये इक्वल होता है एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी के बीच में जो एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया है तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया आप कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि जो थीटा ए बी की वैल्यू होगी यानी कि बी थीटा बी की जो वैल्यू आएगी बी पर स्लोप, वो कैसा होगा, उस स्लोप की डायरेक्शन जो है आपको पता है कुछ इस टाइप का ये टेंजेंट आएगा। यानी कि कोऑर्डिनेट में अगर आप बात करें तो ये लाइन इस टाइप से आ रही है, तो ये जो स्लोप होगा ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन देगा और इसकी जो वैल्यू होगी ये माइनस में होगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है माइनस लगा सकते हैं और इनका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका पूरे का एरिया ट्रायंगल का कितना होगा, हाफ इंटू लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, बेस इंटू हाइट, बेस है आपकी एल इंटू हाइट कितनी है पी एल अपॉन ई आई। तो फाइनली जो थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। तो इस टाइप से जो है आप स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एरिया मूवमेंट मेथड में आप एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जहां पर स्लोप अगर फाइंड करना है तो उस स्लोप की वैल्यू क्या हो, दूसरा जो पॉइंट चूज करें उस स्लोप की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ फिक्स सपोर्ट था और इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना था, तो आपने इन दोनों के बीच का एरिया लिया कि एक तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है और दूसरा रेफरेंस पॉइंट वो चूज किया जहां पर स्लोप की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो। तो इस टाइप से जो है आप थीटा बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, कैसे करेंगे, सपोज आपने जो है ये आपकी बीम थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट लोड लग रहा है यानी फ्री एंड पे जो है बी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो आपने देखा कि इसका जो एम बाई ई आई डायग्राम आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, यानी पी एल अपॉन ई आई, और ये लेंथ जो है ओवरऑल एल है यहाँ से यहाँ तक की। तो आपको जो है बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कि अब आपको ये पता चल गया कि हमेशा कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ऐसा पॉइंट चूज कर लीजिए जो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा हो, वो रेफरेंस पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। और स्लोप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जीरो स्लोप का पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो सपोज डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना है डेल्टा एट बी विद रिस्पेक्ट टू, अब रेफरेंस पॉइंट आपने कौन सा चूज किया, ए, यहाँ पे अगर ए पॉइंट चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। तो ये होता है आपका कि मोमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ऐसा दूसरा पॉइंट चूज किया कि उनके बीच का जो एम बाई ई आई डायग्राम है उसका अगर आप मोमेंट ले लेते हैं एरिया का तो वो आपका डिफ्लेक्शन कहलाता है एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मोमेंट क्या होगा कि सपोज ये एरिया है टोटल, सपोज कैपिटल ए, और इसका सी जी कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, तो सी जी से बी तक की डिस्टेंस एक्स बार है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं जिस पॉइंट पे वहां से आप सी जी की डिस्टेंस लेते हैं एक्स बार, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है ए एक्स बार, यानी इसका मोमेंट क्या हो गया, एरिया का एरिया इंटू सी जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपकी कहलाती है एक्स बार, ठीक है। तो ये आपका ए एक्स बार हो जाता है। तो एरिया आपको पता है कितना होगा, हाँ, एरिया आपको पता है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसलिए आप माइनस साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे एरिया आपको पता है हाफ इंटू एल इंटू पी एल अपॉन टू, पी एल अपॉन ई आई, ये तो आपका हो गया एरिया। और सी जी से डिस्टेंस कितनी होगी आपको पता है, ये ट्रायंगल है तो यहाँ से जो एपेक्स से डिस्टेंस होती है वो 2l/3 पे होती है, तो 2/3 ऑफ एल।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -p_L³/3 EI जो है आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा बी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आपका डिफ्लेक्शन इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसलिए आपने माइनस साइन से इसको शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एरिया मूवमेंट मेथड कहलाता है, जिसकी हेल्प से जो है सबसे पहले आपको जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको चूज करना पड़ता है। तो आप ये चूज कर लेते हैं जहाँ पर जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, वो पॉइंट चूज करके आप इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सपोज जो M/EI डायग्राम होता है उनके एरिया की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, जिसके थ्रू आप इजीली जो है CG और एरिया की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज पहला जो है, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो M/EI डायग्राम अगर सपोज कुछ इस टाइप का आ रहा है, यानी कि ये आपका कहलाता है पैराबोलिक सेमी सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट है अगर आपका, तो इस टाइप में इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सपोज इसकी विड्थ b है और ये हाइट जो है h है। तो ये जो सेगमेंट होता है ये जनरली क्या होता है, अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये रेक्टेंगल का 2/3 पार्ट होता है और ये रेक्टेंगल का रिमेनिंग 1/3 पार्ट होता है। और CG सपोज कहीं यहाँ पर है इसकी, तो यहाँ से एपेक्स, ये पॉइंट एपेक्स हो गया, ये 90 डिग्री पे आ रहा है, तो यहाँ तक की जो CG की डिस्टेंस होती है ये 5/8 टाइम्स होती है, 5/8 टाइम्स ऑफ टोटल जितनी विड्थ है b। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग बचती है ये यहाँ से आपकी कहलाती है 3/8 टाइम्स ऑफ b। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सपोज ये x बार की वैल्यू हो गई यहाँ पर, तो एरिया क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट। तो इसका पैराबोलिक सेगमेंट का एरिया तो ये होता है, और x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 टाइम्स ऑफ b। तो ये आपका कहलाता है कि x बार और एरिया की वैल्यूज ये हैं। जो y बार की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज y बार है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 2/5 टाइम्स ऑफ हाइट। जितनी भी हाइट है उसका 2/5 टाइम्स होता है। अब सपोज नेक्स्ट जो है, अगर आपका कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम M/EI डायग्राम कुछ इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है ये रेक्टेंगल का कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट होता है, यानी कि ये पार्ट जो है आपका 1/3 है और इसकी CG कहीं यहाँ पर लाई कर रही है। तो इसकी एपेक्स से जो डिस्टेंस होती है x बार, ये डिस्टेंस सपोज ओवरऑल पूरी विड्थ जो है b है और हाइट जो है वो स्मॉल h है। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया यानी b इंटू एच। और यहाँ पे जो x बार की डिस्टेंस होती है ये भाई होती है 3/4 टाइम्स ऑफ विड्थ। और यहाँ पे जो y बार की वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है ये सपोज y बार है, यानी x बार आपका हो गया 3/4 ऑफ b, और जो y बार होता है ये होता है 3/10 ऑफ h। तो ये आप कुछ पॉइंट्स जो है ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपका जो है कोई भी कैंटिलीवर है जिसमें यूडीएल इस टाइप का लग रहा है या सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लग रहा है, तो आपको पता है इस टाइप के जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आते हैं। ये जो सेगमेंट आता है ये आपका कहलाता है पैराबोलिक स्पेंड्रल, पैराबोलिक स्पेंड्रल। ठीक है, और वो आपका कहलाता है पैराबोलिक सेमी सेगमेंट्स। सपोज एक न्यूमेरिकल है कि आपकी एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, और ये फ्री एंड है बी और फिक्स सपोर्ट है ए, और इनके बीच की जो लेंथ है वो एल है। आपसे पूछ रहे हैं कि थीटा जो है फ्री एंड पे फाइंड करना है स्लोप, और डिफ्लेक्शन भी जो है वो फ्री एंड पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एरिया मूवमेंट मेथड से करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे आप M/EI डायग्राम बनाएंगे। तो M/EI डायग्राम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस टाइप का आता है, और यहाँ पे ये वैल्यू है W किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा, पहले तो लोड W इंटू एल, ये लोड आ गया जो कि CG पर ऐड करता है, और CG से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है L/2। तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी WL²/2EI। ठीक है, ये ओवरऑल लेंथ क्या है L, और आपको पता है यहाँ पर कहीं CG लाई करेगा, तो CG से डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, पैराबोलिक स्पेंड्रल है, इसकी 3/4 टाइम्स ऑफ एल, यानी ये एपेक्स पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस होती है। तो आपको स्लोप जो है बी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो आपको पता है स्लोप एट बी क्या होगा, इस यानी एरिया मूवमेंट मेथड के अकॉर्डिंग ये स्लोप जो होता है ये होता है एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है M/EI डायग्राम, क्योंकि आपको वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है जो जीरो स्लोप दे रहा है, तभी आप डायरेक्टली जो है थीटा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच का एरिया कितना होगा,
ये आपको पता है रेक्टेंगल का 1/3 पार्ट होता है, यानी 1/3 ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर एरिया क्या होगा, यानी हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है, WL²/2EI इंटू बेस कितना है L। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली WL³ डिवाइडेड बाई 6EI ये आपको स्लोप मिल जाएगा। इसमें जो है स्लोप की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन कर्व है वो इस टाइप से आएगा, यानी कि ये जो है आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो जो स्लोप का रोटेशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। डायरेक्टली आप ये वैल्यू लिख के यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब सपोज डिफ्लेक्शन निकालना है बी पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ जो भी एरिया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, M/EI डायग्राम, उनके बीच जो है बिटवीन ए एंड बी, ये इन दोनों पॉइंट के बीच जो एरिया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, इसका अगर आप मोमेंट ले लें तो ये आपका डिफ्लेक्शन होता है। यानी कि आपको पता है टोटल एरिया कितना है, हाफ, यानी 1/3 ऑफ WL² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ EI इंटू एल इंटू एक्स बार। सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट से, 3/4 टाइम्स ऑफ एल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ओवरऑल डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, WL⁴ डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ EI। और ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि आपको पता है ये डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का आएगा, नहीं डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। तो एरिया मूवमेंट मेथड की हेल्प से आप फ्री पॉइंट पे, फ्री एंड पे इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एरिया मूवमेंट मेथड का यूज़ करके जो है आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे फाइंड करना है, और कैंटिलीवर बीम आपकी गिवन है, कुछ इस टाइप से बीम जो है वो गिवन है, यानी नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है, बीम कुछ इस टाइप से गिवन है, और सी पॉइंट जो फ्री सपोर्ट है इस पर एक मोमेंट M लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये पॉइंट है आपका B और ये पॉइंट है। तो A से B तक जो I की वैल्यू है वो 2I है, और B से C के बीच में जो I की वैल्यू है वो I है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2 है और ये L/2, यानी ये सेंटर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बीम गिवन है। अब आपको एरिया मूवमेंट मेथड की हेल्प से सी पॉइंट पर जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप मैकॉले और डबल इंटीग्रेशन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू यानी नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो सिंपली आप नॉर्मल एक बीम कंसीडर कर लीजिए, ये आई हटा दीजिए, सिंपली जो है फ्री सेक्शन, फ्री पॉइंट पे M मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है, और ये आपका पॉइंट है सेंटर, बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले आपको बनाना है। तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट पर 3 रिएक्शंस लाई करती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, ठीक है। तो सपोज ये मोमेंट MA हो गया, ये रिएक्शन RA है, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सपोज HA लग रही है। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, यानी HA की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो यहाँ पे RA की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, 0। सिर्फ यहाँ पे एक क्या लाई करेगा, एक मोमेंट, यानी समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, यानी कि प्लस का MA, और ये भी क्लॉकवाइज C पर लग रहा है, यानी कि प्लस का M, विच इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में कंडीशन में। तो MA की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -M, यानी कि जो MA की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपको सिंपली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बीम है आपकी कुछ इस टाइप की, यहाँ पे एक M लग रहा है, यहाँ पे एक माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में M लग रहा है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे अगर आप मोमेंट देखें A पॉइंट पे, और ये पॉइंट है आपका C, ठीक है, और ये पॉइंट है B। तो सपोज A पॉइंट पे अगर मोमेंट की डायरेक्शन देखें कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या कंसीडर करते हैं, माइनस, यानी कि -M आपने नीचे शो कर दिया, ये हो गया M। फिर वही C पॉइंट पे अगर आपको मोमेंट निकालना है तो आपने देखा -M। फाइनली यहाँ पर आपको मोमेंट कुछ इस टाइप का मिल जाएगा कि इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस का M/EI। तो सिंपली अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं इस बीम का, तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, और ये आपको जो है -M की वैल्यू यहाँ पर मिल रही, यानी ये आपकी वैल्यू है M/EI डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये वैल्यू माइनस है, ये पॉइंट जो है सपोज सेंटर में B है, इसके नीचे दिखा रहे हैं, क्योंकि हमेशा इस लाइन के अगर माइनस में है तो आप नीचे दिखाते हैं। ये वैल्यू यहाँ तक की L/2 है, यहाँ से यहाँ तक की L/2।
अब आपको जो है ये इन वैल्यूज़ के हिसाब से जो है आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली आप इसको दिखा सकते हैं एम यानी कि बीएमडी हो गया ये। अब आपको एम बाई ई आई डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है कि एम अपॉन ई आई यानी कि अब यहाँ पर आई की वैल्यू ए से बी तक कितनी है, 2i, ठीक है। तो ये वैल्यू जितनी भी आ रही थी इसका जस्ट हाफ हो गया, यानी 0.5 टाइम्स हो गया एम अपॉन ई आई। और ये आपका सपोज पूरा एम अपॉन ई आई था, तो इसका हाफ यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बी पॉइंट तक। और बी के बाद सिंपली इसकी वैल्यू आई है, यानी एम अपॉन ई आई डायग्राम पूरा पूरा आ रहा है। तो आप सिंपली जो है इसको पूरा रेक्टेंगल ही बनाएंगे, यानी सिर्फ ए से बी तक जो है आपने सिर्फ इतना पोर्शन ही कंसीडर किया, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो हाफ हो गई यानी डबल है, तो एम बाई ई आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो सिर्फ आपने हाफ वैल्यू को यूज़ कर लिया, यानी पूरी वैल्यू एम अपॉन ई आई थी, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम अपॉन 2 ई आई। तो ये वैल्यू आपकी आ गई एम अपॉन 2 ई आई, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी वैल्यू आ गई एम अपॉन ई आई, ठीक है। ये माइनस में है, ये वैल्यू है L/2, ये है L/2 लेंथ, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका C है। अब आपको C पॉइंट पर जो है स्लोप भी फाइंड करना है और डिफ्लेक्शन भी फाइंड करना है। तो थीटा एट C ले लें। A जो है फिक्स सपोर्ट है, जीरो स्लोप हो गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा एरिया आपको रेक्टेंगल का फाइंड करना है, थीटा C मिल जाएगा। और ये वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे माइनस भी आप लगा सकते हैं, तो माइनस लगा दिया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एम अपॉन 2 ई आई इंटू L/2 प्लस, अब इस रेक्टेंगल का एरिया ले लीजिए, एम अपॉन ई आई इंटू L/2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट लगा दीजिए पूरा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी -3 ml डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ ई आई। और ये शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है स्लोप की वो कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट में अगर इन वैल्यूज में इसमें होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ही हमेशा स्लोप की वैल्यू माइनस आती है, ठीक है। इसीलिए इस पे जो रोटेशन की वैल्यू है ये कैसी है, क्लॉकवाइज है। अब सपोज आपको डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे निकालना है, तो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो इसका ए एक्स बार फाइंड कर लें। तो आप ए एक्स बार फाइंड करने के लिए इन दो रेक्टेंगल को ब्रेक कर दीजिए, एक बार इसका निकाल लीजिए ए एक्स बार अपॉन ई आई, और एक बार इस रेक्टेंगल का ए एक्स बार अपॉन ई आई निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये रेक्टेंगल कंसीडर किया। तो ये रेक्टेंगल जब आप लेंगे तो आपको पता है इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये माइनस में है वैल्यू, तो माइनस लगा दिया, एम अपॉन 2 ई आई इंटू L/2, ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया। और इसकी सी पॉइंट से सी जी से डिस्टेंस कितनी होगी, ये L/2 और इसकी L/4, तो यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L/2 प्लस L/4, ठीक है। अब सेकेंड एरिया ले लीजिए, सेकेंड एरिया रेक्टेंगल का कितना है, एम अपॉन ई आई इंटू L/2 इंटू इसकी सी जी से डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, L/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ओवरऑल ब्रैकेट लगा दीजिए, वैल्यू माइनस, पूरी वैल्यू माइनस में ही है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको 5ml² अपॉन 16 ई आई जो है वो डिफ्लेक्शन आ जाएगा एट फ्री एंड। तो ये डिफ्लेक्शन माइनस है, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। तो बस इस टाइप से जो है एरिया मूवमेंट मेथड सिंपली आपको अप्लाई करना है, और इजीली जो है आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहे हैं कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जिसमें एक ये लास्ट में फ्री एंड पे एक सपोर्ट लगा हुआ है। इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और पूरी बीम पर यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर का, टोटल लेंथ जो है L है, ठीक है। तो एरिया मूवमेंट मेथड की हेल्प से आपको इस रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज RB रिएक्शन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को ब्रेक कर दीजिए, यानी सिंपली एरिया मूवमेंट मेथड ये मानिए फ्री कैंटिलीवर है सिंपल, जिस पर एक यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, प्लस और एक सिंपल कैंटिलीवर बीम है जिसमें सिर्फ एक ये रिएक्शन लगी हुई है RB। तो ये जो है इन बीम्स को आपने ब्रेक कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी पर रिएक्शन लगे यानी सपोर्ट लगा है, अगर सपोर्ट ना लगा होता तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन मिल रहा होता है इस बीम पे, और ये बीम की वजह से जो है ये इस बीम को ऊपर उठा रहा होगा सपोर्ट, तो क्या होगा, ये दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे माइनस प्लस में, तो कोई भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फाइनली सपोज अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस टाइप का आएगा,
और इसका बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम आर बी का आप देखें तो कुछ इस टाइप का आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, और ओवरऑल लेंथ एल है, और यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी आर बी इंटू एल डिवाइडेड बाई EI। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये जो एरिया बना है ये माइनस का है, ये ओवरऑल लेंथ है एल, ठीक है। अब आपको जो है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, तो ये ओवरऑल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट डिफ्लेक्शन होगा बी पर वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये सपोर्ट क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट होने से रोक देगा। अगर ये सपोर्ट ना होता तो इजीली बीम डिफ्लेक्ट हो जाती, यानी ये सपोर्ट आ गया, इस वजह से ये ओवरऑल डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होगा, जीरो। तो इसकी वजह से यानी सिर्फ यूडीएल की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन बी पर आ रहा होगा, वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, और इस रिएक्शन की वजह से कुछ अपवर्ड डिफ्लेक्शन बी पर आ रहा होगा, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तभी आपकी बीम यहाँ पर रुकी रहेगी, कोई भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से बी पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, आपको पता है ए एक्स बार अपॉन ई आई डायग्राम आप लगा देते हैं, यानी टोटल एरिया कितना है इसका 1/3 ऑफ एल इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। और आपको पता है कि इसका जो सी जी यहाँ से यहाँ तक लाई करता है वो कितनी डिस्टेंस होती है, 3/4 टाइम्स ऑफ एल, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3/4 टाइम्स ऑफ लेंथ, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है डिफ्लेक्शन की, ये माइनस में आ रही है क्योंकि ये डायग्राम जो है वो माइनस में है। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये देख रहे हैं प्लस में है, तो प्लस इसकी वजह से जो बी पर डिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो कितना होगा, इसका एरिया यानी कि हाफ, ये ट्रायंगल है, आर बी इंटू एल अपॉन ई आई इंटू लेंथ, तो ये ट्रायंगल का एरिया इंटू यहाँ से सी जी तक की डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से कितनी होगी, 2/3 ऑफ एल। तो इसको अगर आपने जीरो के इक्वेट कर दिया तो यहाँ से आरबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आरबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/8 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ऑफ एल। तो एरिया मूवमेंट मेथड की हेल्प से जो है आप इजीली प्रॉम्प्ट रिएक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी बीम कैंटिलीवर ना हो के सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें सेंटर में कहीं पी लोड लग रहा है, ये L/2 डिस्टेंस है। अब आपको जो है डिफ्लेक्शन फाइंड करना है एट पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, और स्लोप जो है ए और बी पर फाइंड करना है। तो ये आपको जो है एरिया मूवमेंट मेथड की हेल्प से करना है, अदरवाइज इसको आप मैकॉले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। तो सपोज इस पे रिएक्शन P/2 आ रही है, अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप का आपको मिल रहा होगा। ये आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है जहाँ पे ये वैल्यू जो है आ रही होगी आपकी PL/4EI, और ये जो है पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सेंटर में सी है। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी है, L/2, ठीक है। तो आपको जो है स्लोप फाइंड करना है। तो आपको पता है अगर डिफ्लेक्शन कर्व आप देखते हैं तो डिफ्लेक्शन कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। तो हमेशा जो है आप जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं जीरो स्लोप का। तो आपको पता है जीरो स्लोप कहाँ मिल रहा होगा, सी पॉइंट पर। तो यानी कि आपको जो है थीटा ए की वैल्यू चाहिए, तो थीटा ए की वैल्यू क्या होगी, थीटा ए सी। सपोज यहाँ से यहाँ पर जो चेंज इन स्लोप आ रहा होगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा सी माइनस थीटा ए आ जाएगा, और थीटा सी आपको पता है जीरो स्लोप का पॉइंट है, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इनके बीच का जो एरिया होगा वही आपका स्लोप का एरिया हो जाएगा। तो एरिया इसके बीच का क्या होगा, हाफ इंटू L/2 इंटू PL/4EI। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा ए माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस PL² डिवाइडेड बाई 16EI। इसका मतलब है जो डिफ्लेक्शन जो रोटेशन आ रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। वही यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज सी और बी के बीच ये जीरो स्लोप का पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट है, इनके बीच डिफ्लेक्शन देखना है तो थीटा सी भी हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो थीटा बी माइनस थीटा सी लिखेंगे जहाँ थीटा सी जीरो है, थीटा बी की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, यानी PL²/16EI। इसकी रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रोटेशन कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में हाफ यहाँ का एरिया ले लीजिए, दोनों एरिया एक जैसे हैं, सिमेट्री है, तो इसीलिए दोनों एरिया आपके क्या आ गए, बराबर। अब सपोज आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए अगर आप पहले तो यहाँ पे कोई भी जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट चूज करना है,
तो या तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट ये ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए। सपोज आपने ए पॉइंट जो है ज़ीरो डिफ्लेक्शन का चूज़ किया, तो अगर आप डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करते हैं तो इसके हिसाब से क्या होता है कि डिफ्लेक्शन जो आता है आपका, वो सपोज अगर कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो कुछ कर्व ये आता है, तो हमेशा डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है। तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालते हैं उसके रिस्पेक्ट में कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं जहां पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये कर्व आ रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जहां जीरो मिल रही है वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आया, तो इनके बीच का जो वैल्यू होती है ये आपका कहलाता है डिफ्लेक्शन। आप सपोज इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए आपको सी पर, और आपने रेफरेंस पॉइंट क्या चूज किया, ए, जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट पे जो कर्व आ रहा है उससे टेंजेंट ड्रॉ किया। जब आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन ये ना मिलके आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, ये। इसीलिए सिंपली सपोर्टेड केस जो है, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस आप एक्सेप्शनल मान लेते हैं, और यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आप डिफ्लेक्शन ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं और रेफरेंस पॉइंट सी चूज कर रहे हैं। तो जब सी रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे तो सी पे कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से आएगा। तो इनके बीच का डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। तो जनरली क्या करते हैं आप, थीटा जो है अगर डिफ्लेक्शन आपको सी पॉइंट पे निकालना है तो आप सिंपली सपोर्टेड में बस एक्सेप्शन मान लीजिए कि आप यहाँ सपोर्ट से जो है इसकी सी जी की एक्स बार की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू पी एल अपॉन 4 EI इंटू एल बाई टू, ये तो आपका ट्रेंगल का एरिया हो गया। और सी जी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2/3 ऑफ एल बाई टू, यानी एल बाई टू फुल लेंथ थी, उसका 2/3 पार्ट। जनरली आप वैसे कैंटिलीवर में हमेशा क्या करते थे, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है हमेशा सी जी की डिस्टेंस वहीं से लेते हैं। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में आप हमेशा अगर सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो सपोर्ट से जो है वो एक्स बार की डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू ओवरऑल कितनी मिल जाएगी, EL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 EI। ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए आप यहाँ पे माइनस ओवरऑल लगा सकते हैं। तो ये जो माइनस वैल्यू है ये ओवरऑल डिफ्लेक्शन को शो कर रही है, मतलब डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अगर आप माइनस साइन नहीं भी लगाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर देते हैं तो भी ये क्वेश्चन सही रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपको डिफ्लेक्शन बताना है। तो डिफ्लेक्शन ओवरऑल सी पर कितना आ जाएगा आपका, PL क्यूब अपॉन 48 EI। वैल्यू आपकी पॉजिटिव इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डायग्राम इसलिए बन रहा था क्योंकि अगर सी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे ए पर फाइंड कर रहे हैं आप डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक्सेप्शनल केस ले लिया तो सी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब है कि जो डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड जा रहा है, इसीलिए ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। चाहे तो आप माइनस साइन ना लगा के डायरेक्टली ये दिखा सकते हैं और ये शो कर सकते हैं जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन सी पॉइंट पर कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस टाइप से जो है एरिया मूवमेंट मेथड का यूज करके आप डिफरेंट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का, कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड जो है आपका एप्लीकेबल है प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों टाइप के सेक्शंस के लिए। यानी अगर आपका सेक्शन प्रिज्मेटिक है या नॉन प्रिज्मेटिक है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर किसी बीम पर इंटरनल हिंज लगे हुए हैं तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। इंटरनल हिंजेस के लिए भी एप्लीकेबल है, बट ओवरऑल एरिया मूवमेंट मेथड एप्लीकेबल नहीं था। तो इसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं, जैसे कि कुछ गाइडलाइंस हैं टू ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम, यानी कॉन्जुगेट बीम बना के जो है आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए जो है कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि सपोज अगर आपका नॉर्मल बीम जो है उसका M/EI डायग्राम है, जो भी आपकी क्वेश्चन में गिवन बीम गिवन है तो उसका जो M/EI डायग्राम होगा वो आपका, आप उसको कहोगे लोडिंग डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम, वो आपका लोडिंग डायग्राम कहलाएगा कॉन्जुगेट बीम का, ठीक है। यानी कि जो M/EI डायग्राम है वो आपको उसको लोडिंग कंसीडर करते हुए आप उसको कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम कंसीडर करेंगे। अब सपोज अगर BMD जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है गिवन बीम का वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव गिवन है आपको ऊपर, जैसे कि इससे ऊपर इस टाइप का बन रहा है पॉजिटिव BMD अगर बन रही है तो जो लोडिंग होगी, लोडिंग इन कॉन्जुगेट बीम
वो आप उसको कंसीडर करेंगे विल बी अपवर्ड, यानी कॉन्जुगेट बीम विल बी अपवर्ड। ठीक है, तो उसको जो भी लोडिंग दिखाएंगे वो आप अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। वही अगर बेंडिंग मोमेंट जो है इस गिवन बीम का अगर नेगेटिव है तो उसमें जो लोडिंग आप दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोडिंग को कंसीडर करेंगे। आप सपोज अगर जो स्लोप है एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर अगर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो उसके रिस्पेक्ट में जो शेयर फोर्स होगा वो भी इन सी जी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे शेयर फोर्स भी आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और वही सेम केस डिफ्लेक्शन के साथ है कि अगर डिफ्लेक्शन जो है रियल बीम में आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, इन रियल बीम इज पॉजिटिव, इसका मतलब यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो उसी सेम जो है तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा इन सी जी एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट भी आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि सपोज इधर अगर आप बात कर रहे हैं रियल बीम की, यानी रियल बीम की जो कंडीशंस गिवन है वो इधर अगर आप दिखा रहे हैं और इधर सपोज कॉन्जुगेट बीम कंडीशंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर रियल बीम जो है कुछ इस टाइप की है कि जैसे सपोज रियल बीम सिंपली सपोर्टेड है जिसमें जो है एक सपोर्ट हिंज है और दूसरा सपोर्ट रोलर है, तो जब कॉन्जुगेट बीम आप बनाएंगे तो कॉन्जुगेट बीम में हिंज को आप हिंज ही रख सकते हैं और रोलर को रोलर रख सकते हैं, या आप हिंज को रोलर में कन्वर्ट कर दीजिए और रोलर को हिंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कॉन्जुगेट बीम के केस में इसकी कंडीशन सेम रहती है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या डायरेक्टली आप ये मान लीजिए कि हिंज को रोलर में कन्वर्ट कर दिया और रोलर को हिंज में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर स्लोप क्या ज़ीरो होगा, नहीं होगा, यानी स्लोप इस पॉइंट पे हिंज पर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, हमेशा फिक्स सपोर्ट पे स्लोप ज़ीरो होता है। बट डिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें ये पॉइंट पर तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़ीरो। सेम रोलर सपोर्ट पे अगर आप देखें तो स्लोप रोलर सपोर्ट पे ज़ीरो नहीं होता, बट डिफ्लेक्शन एट रोलर सपोर्ट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। तो सेम कंडीशन कॉन्जुगेट बीम में अगर आप बात करेंगे तो अगर रियल बीम में स्लोप ज़ीरो नहीं है तो कॉन्जुगेट बीम में जो शेयर फोर्स होता है वो ज़ीरो नहीं होगा। और अगर रियल बीम में डिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट भी हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो। सेम यहाँ पर जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी ज़ीरो नहीं है। और कॉन्जुगेट बीम में यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब सपोज नेक्स्ट सपोज ऐसा है कि कैंटिलीवर बीम है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो कैंटिलीवर बीम में इस पॉइंट पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर स्लोप ए पॉइंट पर क्या होता है, ज़ीरो, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, ज़ीरो। बट बी पॉइंट पे ना तो स्लोप ज़ीरो होता है ना ही आपका डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है। तो अगर आप कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा फिक्स को फ्री बना देते हैं और फ्री को फिक्स्ड, यानी कि ये बी पॉइंट फ्री था इसको फिक्स बना दिया और ये ए पॉइंट फिक्स था इसको फ्री कर दिया। तो इस पॉइंट पे शेयर फोर्स आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट भी आपका ज़ीरो होगा क्योंकि ये स्लोप और डिफ्लेक्शन यहाँ पर ज़ीरो है। बट बी पॉइंट पे कॉन्जुगेट बीम में शेयर फोर्स आपका ज़ीरो नहीं होगा और बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। अब सपोज बीम कुछ आपकी इस टाइप की है कि ये फिक्स सपोर्ट भी आपको दिखा दिया, यहाँ पर फ्री सपोर्ट भी है, फिक्स भी है, और साथ में कहीं पर इंटरनल हिंज भी है और यहाँ पर रोलर सपोर्ट भी है। तो जब आप कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं तो आपको पता है कि फिक्स को आप फ्री कर देते हैं और फ्री पॉइंट को आप फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपने फिक्स कर दिया, हिंज को रोलर में कन्वर्ट हो जाता है और रोलर जो है वो आपका हिंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है कुछ कॉन्जुगेट बीम की कंडीशंस हैं जिनके थ्रू आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सपोज आपको जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो किसी भी पॉइंट पे जो रियल बीम है तो उस पॉइंट पे स्लोप जो होता है एट एनी पॉइंट इन गिवन बीम या इन रियल बीम वो होता है इक्वल टू shear फोर्स एट दैट पॉइंट इन कॉन्जुगेट बीम। यानी कि अगर आपको कॉन्जुगेट बीम पे उस पॉइंट पे अगर आप शेयर फोर्स निकाल लेते हैं तो वो रियल बीम पे उस पॉइंट पे स्लोप के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। सेम वही अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट
इन गिवन बीम, ये आपका होता है इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इन कॉन्जुगेट बीम। यानी कि अगर आपको उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं तो वो उस पॉइंट पे रियल बीम में डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज कोई कैंटिलीवर बीम है सिंपली, और यहाँ पे सपोज फ्री एंड पे लोड कोई पी लग रहा है, ओवरऑल लेंथ एल है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर ही चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो सेंटर यानी कि फ्री एंड पे जो स्लोप की वैल्यू आती है वो पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI होती है, और इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है वो PLQ अपॉन 3 EI होती है। तो ये वैल्यूज आपको पता है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अब ये सपोज आपकी रियल बीम है, अब इसको आप कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉन्जुगेट बीम कैसी बन जाएगी? फिक्स्ड को आपने फ्री कर दिया और फ्री को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दीजिए, यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रियल बीम का होता है वो कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम बन जाता है। और सपोर्ट कंडीशंस कैसी होगी? फिक्स को फ्री कर दिया और फ्री को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो ये ओवरऑल अब आपकी कॉन्जुगेट बीम बन गई। अब आप देख रहे हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो नेगेटिव है, यानी ये माइनस में आ रहा है, तो हमेशा इसका लोडिंग डायग्राम कैसा होगा? डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये आपका लोडिंग डायग्राम हो जाएगा जो कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट हो गया फिक्स। अब आपको स्लोप निकालना है एट पॉइंट बी, तो स्लोप जो है रियल बीम में निकालना है बी पर, तो ये इक्वल होगा शियर फोर्स एट पॉइंट बी इन कॉन्जुगेट बीम। यानी कॉन्जुगेट बीम जो आपकी बन गई उस पॉइंट पे, अगर आप ये आपकी कॉन्जुगेट बीम है और ये आपका लोडिंग डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही होगी आपकी? P इंटू एल अपॉन ई आई। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब आपको जो है बी पॉइंट पर शेयर फोर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि बी पर शेयर फोर्स क्या होगा? ये जो रिएक्शन है इसकी वैल्यू होगी, यानी इस रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कैसे करेंगे? ये रिएक्शन किसके इक्वल होगा? यानी अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो आपको पता है कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये आपका ट्रायंगुलर डायग्राम है, तो ट्रायंगल का अगर जो एरिया होगा वो आपकी आरबी की वैल्यू होगी, यानी शेयर फोर्स एट बी। तो आपको पता है कि राइट साइड से अगर आप देखते हैं तो अपवर्ड जो डायरेक्शन होती है उसको आप नेगेटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव लेते हैं। तो आप यहाँ पे शेयर फोर्स बी पर फाइंड कर रहे हैं, तो आपको पता है ये राइट साइड है, यानी कि यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू कैसी होगी? माइनस। तो माइनस साइन लगा दिया और इसका एरिया ओवरऑल निकाल लिया। तो एरिया कितना होगा? हाफ इंटू एल इंटू पी एल अपॉन ई आई। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई आई। तो ये ओवरऑल आपका स्लोप आ जाएगा एट पॉइंट बी, ठीक है। अब सपोज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है, तो आपको पता है कि रियल बीम में बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इन कॉन्जुगेट बीम। यानी कॉन्जुगेट बीम में अगर आप उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लें तो वो आपका क्या होगा? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इन रियल बीम। तो रियल बीम में डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है ये जो लोड लग रहा है इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, आप लेफ्ट से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये लोडिंग जो है इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, इसका मतलब है माइनस साइन लगा दिया। इसका एरिया निकाल लीजिए ट्रायंगल का, हाफ इंटू एल इंटू पी एल अपॉन ई आई। ये आपकी हो गई लोडिंग, और इसकी जो सी जी लाई करेगी, ये ट्रायंगल है तो यहाँ से करेगी, यानी 2/3 ऑफ एल पे। तो फाइनली इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 ऑफ एल, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, ठीक है। तो ये आपको पता है डिफ्लेक्शन होता है एट फ्री पॉइंट, यानी एट फ्री सपोर्ट पर जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो कोई भी टाइप की अगर कैंटिलीवर बीम है और आपको कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकालना है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल दीजिए, और जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर दीजिए। तो ये आपको इस टाइप से जो है इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देख लीजिए, सपोज ये कैंटिलीवर बीम है और इस पर यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको कॉन्जुगेट बीम की हेल्प से जो है आपको फ्री एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दीजिए, कुछ इस टाइप का आएगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका माइनस का आ गया, ठीक है।
यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, सपोज ये W किलो न्यूटन पर मीटर है, लेंथ आपकी L दी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी WL²/2EI, और ये लेंथ L है। अब सपोर्ट कंडीशंस देते हैं, फिक्स को फ्री कर दिया और फ्री को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब आपको जो है स्लोप फाइंड करना है थीटा एट बी पर, तो आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स फाइंड कर लेंगे एट पॉइंट बी इन कॉन्जुगेट बीम। तो कॉन्जुगेट बीम में आपको शेयर फोर्स जो है बी पॉइंट पे फाइंड करना है, वही आपका हो जाएगा स्लोप एट रियल बीम में बी पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है लोडिंग क्या लग रही होगी, डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है तो लोडिंग डाउनवर्ड लग रही होगी। शेयर फोर्स आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन यहाँ पर आ रही होगी वही फाइंड कर दें, वही शेयर फोर्स होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स जो फोर्सेस होते हैं वही आपका शेयर फोर्स कहलाता है। तो आर पी किसके इक्वल होगा, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड लोडिंग के अगर बराबर कर दें तो आर पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पता है ये राइट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बी पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है, क्योंकि ये राइट सपोर्ट है, तो यहाँ पे अपवर्ड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे और इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे, तो यही लोडिंग होगी टोटल। तो एरिया आपको पता है ये 1/3 होता है रेक्टेंगुलर एरिया का, 1/3 इंटू एल इंटू WL²/2EI। तो ये आपको आ जाएगा स्लोप -WL³ डिवाइडेड बाई 6EI। तो ये आपका स्लोप आ गया एट पॉइंट बी, ठीक है। अब सपोज डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पे निकालना है, तो वही बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे निकाल लेंगे इन कॉन्जुगेट बीम, तो वो आपका जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगा एट फ्री सपोर्ट। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालें, ये आपको पता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बी पॉइंट पर दे रहा है, यानी कि माइनस इसका एरिया ट्रायंगल का हाफ 1/3 इंटू एल इंटू WL²/2EI। ये आपका पैराबोलिक जो है स्पेंड्रल है, तो इसका एरिया 1/3 होता है इंटू, अब यहाँ से सी जी की डिस्टेंस, तो आपको पता है कि यहाँ से जो सी जी की डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 3/4 टाइम्स ऑफ एल, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 3/4 ऑफ एल। तो ये डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा WL⁴ डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ EI। इसका मतलब ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। तो कॉन्जुगेट बीम की हेल्प से जो है आप इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट बीम बनानी कैसे है। अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रियल बीम का बनाते हैं, वो लोडिंग डायग्राम हो जाता है कॉन्जुगेट बीम का, और सपोर्ट कंडीशंस जो है इस टाइप से आप यूज करते हैं, यानी फ्री को फिक्स कर दिया, फिक्स को फ्री कर दिया, अब ये कॉन्जुगेट बीम बन गई। अब जिस भी पॉइंट पर शेयर फोर्स या जिस भी पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं, बस उस पॉइंट पर आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर दीजिए, तो आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।